गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग सेट नंबर 5 देखेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई? तो एक का आंसर हो जाएगा डी, 1885 में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, मृत घाटी डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? मृत घाटी क्यों प्रसिद्ध है? तो मृत घाटी अत्यधिक उष्णता के कारण, अत्यधिक उष्णता के कारण, यानी 2 का आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा 2 का सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो एक में देखिए, जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। ये क्या है? सही है। ये क्या है? सही है। उसके बाद देखिए, प्रतिवर्ष बाढ़ के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। ये गलत है। प्रतिवर्ष जो बाढ़ से निक्षेपित मिट्टी होता है उसको खादर बोला जाता है, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? बांगर है, यानी ये गलत है। ये गलत है। फिर 3 नंबर देखिए, जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। ये बिल्कुल सत्य है। ये सत्य है, यानी आंसर क्या हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा डी, हो जाएगा। 1 और 3 सत्य है, बाकी क्या है? 2 गलत है। उसके बाद देखिए 4 नंबर, सूर्य ग्रहण की स्थिति होता है। सूर्य ग्रहण की स्थिति होता है, तो ये 4 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 का आंसर सी हो जाएगा। चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। उसके बाद देखिए 5 नंबर, यूरेनियम के भंडार निम्नलिखित देशों में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ऑस्ट्रेलिया। यूरेनियम के भंडार में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष स्थान पे है। आंसर सी हो जाएगा। 6 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? 10 डिग्री चैनल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये सही है। डोवर जल संधि, इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर। ये भी सही है। मलक्का जल संधि, अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर। ये भी सही है। उसके बाद देखिए ऑप्शन डी, डेविस जल संधि, बेफिन की खाड़ी, प्रशांत महासागर। यहाँ प्रशांत महासागर नहीं, यहाँ हिंद महासागर होता तब सही आता, यानी ये क्या है? गलत है। इसी को चुनना था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? तो ओलिव रिडले टर्टल जो कछुआ की प्रजाति है उसके लिए प्रसिद्ध स्थल है उसके लिए प्रसिद्ध स्थल है भीतरकनिका, यानी 7 का आंसर ए हो जाएगा। 7 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए 8 नंबर, किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? तो अमेजन वर्षावन को, अमेजन वर्षावन को। दक्षिण अमेरिका में है अमेजन वर्षावन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी 9 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? तो एजी टांसले साहब ने प्रस्तावित किया था, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। उसके बाद देखिए 11 नंबर, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन है? पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती नर्मदा होती है, और माही होती है, और ताप्ती होती है, यानी 1 2 3 सही हो जाएगा। 1 2 3 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसमें। 11 का बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12, सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? यह कौन सी अभिक्रिया है? तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? 12 का आंसर हो जाएगा, 12 का आंसर ए हो जाएगा, उदासीकरण। उदासीकरण, 12 का आंसर ए। उसके बाद देखिए 13 नंबर, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? 13 का आंसर हो जाएगा अवक्षेपण। आंसर ये हो जाएगा बी, यानी 13 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। उसके बाद 14 नंबर देखिए, 14 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक, यानी इलेक्ट्रिसिटी किस में पास हो जाता है? तो ग्रेफाइट में। 14 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर देखिए, रबर में निम्न में से किसका बहुलक है? रबर निम्न में से किसका बहुलक है? तो रबर जो बहुलक है आइसोप्रीन का, यानी 15 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 16 नंबर,
वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। तो 16 का आंसर हो जाएगा, 16 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, समतल व उत्तल दर्पण। उसके बाद 17 नंबर देखिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? तो नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए, आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा मिश्रण पृथक्करण विधियां हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18 का आंसर डी हो जाएगा, यानी रवाकरण, निस्यंदन और आसवन और ऊर्ध्वपातन, चारों विधियां क्या है? पृथक्करण करने वाली विधियां हैं। उसके बाद 19 नंबर देखिए, मनुष्य में मादा जनन अंग में से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है, रिलैक्सिन होता है, तीनों होता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। मनुष्य के मादा जनन से, यानी फीमेल से जो हार्मोन स्रावित होता है उसके बारे में बोल रहे हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इसको मिलान करना है। देखिए इसमें क्या हो जाएगा? ए का 3 हो जाएगा, ए का 3। उसके बाद देखिए बी का इसमें हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, और सी का 2 हो जाएगा, सी का 2, वेरी, और डी का हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा, डी का 4, यानी ये हो जाएगा, यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा? 20 का बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो कूटपाद के द्वारा, कूटपाद, आंसर क्या हो जाएगा? 21 का ए हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर देखिए, निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक है? निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा? 22 का आंसर हो जाएगा, 22 का आंसर बी हो जाएगा, जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल। उसके बाद 23 नंबर देखिए, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियां का उपबंध किया गया है? तो 9 के ख में, भाग 9 के ख में सहकारी समितियां का उपबंध किया गया है, यानी 23 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब 24 नंबर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इसमें सही को चुनना है। उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार की रिट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करता है। उच्चतम न्यायालय भी 5 प्रकार के ही रिट जारी करता है, यानी ये क्या है? यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, तो यानी ये क्या हो गया? गलत हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद 2 नंबर, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट है, 2 करेक्ट है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? केवल बी सही है, ये क्या है? गलत है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25, मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्न कथनों में कौन सही है? तो देखिए इसमें कौन सही है, सही को चुनना है 25 नंबर में। तो देखिए एक में क्या है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, ये बिल्कुल करेक्ट है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था। हाँ, 8 ही मूल कर्तव्य जोड़ने का सुझाव दिया था, परंतु 10 जोड़ा गया था, ये भी सही है, ये भी करेक्ट है। 8 ही, मतलब इस सुझाव में, स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव में 8 मूल कर्तव्य को जोड़ने का प्रावधान था। उसके बाद देखिए 42 नंबर, ऑप्शन 3, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए, ये भी करेक्ट है। उसके बाद 4 नंबर में देखिए, वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्य है, ये गलत है, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। तो इसमें सही कौन हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 सही है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही है। उसके बाद देखिए 26 नंबर, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? इसमें कौन प्रमुख विशेषताएं है? देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा? केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायी शक्ति हस्तांतरण किया गया। हाँ, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्तियाँ दे दिया गया। उसके बाद 2 नंबर में देखिए, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई। हम प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था किया गया। उसके बाद देखिए 3 में, इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया। हाँ, ये भी था, केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था, यानी ये भी सही है। 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, तीनों सही, यानी आंसर इसमें क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27, स्वतंत्र भारत के पहली मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा
किसे सौंपा गया था? तो डॉक्टर जॉन मथाई को सौंपा गया था, यानी 27 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद 28 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो देखिए कौन से नहीं है कि चुनना है। देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत में कुटीर उद्योग के विकास करना, ये प्रावधान है। आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार, ये भी है। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि एवं संस्कृति का संरक्षण, ये ऐसा प्रावधान नहीं है, यानी आंसर ये हो जाएगा। बाकी सारा ये नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यापक सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची शामिल नहीं है। तो राज्यों की सूची में शामिल नहीं है, तो कौन शामिल नहीं है? तो 29 का आंसर हो जाएगा सी, अवध शामिल नहीं था व्यापक सिद्धांत के तहत। बाकी तीनों शामिल था, सतारा शामिल था, बघाट शामिल था, झांसी भी शामिल था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित हुआ? तो शारदा अधिनियम जो पारित हुआ था 1930 में पारित हुआ था। उसके बाद 31 नंबर देखिए, भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया था? NG रंगा साहब के द्वारा किया गया था। भारत में प्रथम किसान स्कूल। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 32, इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो इंडियन मिरर के संपादक कौन थे? तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? 32 का आंसर ये हो जाएगा, सी हो जाएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 33, कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया था? तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? 33 का आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1909 में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 34, मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? तो 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को। 34 का आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 35 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कथन जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित नहीं है? देखिए किसमें कौन जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित नहीं है? जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए हंटर कमीशन की नियुक्ति किया गया था, ये सही है। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक के गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था, ये भी करेक्ट है। इसके उपरांत गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी, ये भी सत्य है। इसके उपरांत गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया, ये गलत है, यानी गलत को ढूंढना था ना, तो यानी आंसर ये हो जाएगा, डी हो जाएगा। बाकी ये सब ऐसा तो प्रावधान था और ये ऐसा प्रावधान नहीं था, क्योंकि गांधी जी को द्वारा प्रथम सत्याग्रह 1917 का था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए, भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? चांदी सर्वप्रथम पाया गया था हड़प्पा काल में बहुत कम मात्रा में प्राप्त हुआ था, पर चांदी का साक्ष्य मिला है। उसके बाद 37 नंबर देखिए, किस शासक के शिलादित्य की उपाधि धारण की? किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की? तो शिलादित्य की उपाधि धारण किया था हर्ष ने किया था। 37 का आंसर सी हो जाएगा, 37 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद 38 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? तो किनको माना जाता है? तो इन 38 का आंसर हो जाएगा डी, चैतन्य प्रभु को। 39 नंबर देखिए, प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा किया गया था? तो धर्मपाल के द्वारा किया गया था। 1939 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 40 नंबर, निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा था? तो बिंबिसार ने भेजा था, क्योंकि बुद्ध की मतलब तबीयत खराब हो गया था, तो उस दौरान ये बिंबिसार जो थे वो जीवक अपने राजवैद्य को भेजे थे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 41, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? इब्न बतूता भारत किसके शासनकाल में आया था? तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा? 41 का आंसर हो जाएगा MBT मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। उसके बाद 42 नंबर देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? कांस्ययुगीन सभ्यता थी, क्योंकि कांसा का मतलब बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया था उन लोगों के आम जनजीवन में।
इसके वजह से काशी युगीन सभ्यता भी बोला जाता है। उसके बाद देखिए 43 नंबर, तारीख़ मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? तो याह्या बिन सरहिंदी के द्वारा तारीख़ मुबारक शाही पुस्तक की रचना की गई थी। यानी आंसर हो जाएगा 43 का सी हो जाएगा। उसके बाद 44 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो सबसे लंबा कार्यकाल रहा 44 का आंसर क्या हो जाएगा? 44 का आंसर हो जाएगा डी, लिनथगो का सबसे लंबा कार्यकाल रहा। उसके बाद देखिए 45 नंबर, एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। तो इसमें अध्ययन किया जानवरों एवं पौधों की संरचना के बारे में अध्ययन किया जाता है एनाटॉमी में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 46, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी निम्न में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो जीएनपी में किसको शामिल नहीं किया जाता? तो विदेशी निवासियों की आय को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि जीडीपी में से जब जीएनपी निकालते हैं तो जीडीपी में से ये घटा देते हैं। विदेशी निवेशी की आय को क्या करते हैं? घटा देते हैं। और जो भारत से बाहर में रह रहे हैं भारतीय, उनके आय को जोड़ लेते हैं। तो हमारा क्या निकल जाता है? जीएनपी निकल जाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकल जाता है। उसके बाद देखिए 47 नंबर देखिए, बाजार में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्ड की बिक्री खरीद को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो 47 का आंसर हो जाएगा बी, ओपन मार्केट ऑपरेशन बोला जाता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन बोला जाता है। फिर 48 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है? निम्न में से कौन सा रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है? तो 48 का आंसर हो जाएगा डी, ग्लोबल जेंडर गैप ये जारी नहीं किया जाता है। बाकी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी किया जाता है वर्ल्ड बैंक द्वारा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी जारी किया जाता है और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस भी जारी किया जाता है वर्ल्ड बैंक द्वारा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो भारतीय आयात निर्यात बैंक का स्थापना किया गया था ये 1982 में, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 49 का आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में कौन जारी करता है? तो आईएमएफ जारी करता है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। अब देखिए कुछ वन लाइनर देख लीजिए, कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर। बिंबिसार ने किससे हराकर अंगराज को मगध में मिलाया? तो ब्रह्मदत्त को हराकर अंग को मगध में मिलाया था। उसके बाद देखिए इसने मगध की राजधानी राजगृह बनाया। इसने भगवान बुद्ध को सेवा में राजवैद्य को भेजा था, जीवक को भेजा था। इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु कर दी, यानी बिंबिसार को हत्या कौन किया था? अजातशत्रु उसके पुत्र ही कर दिया था। अजातशत्रु को कुनिक बोला जाता है, अजातशत्रु को कुनिक मतलब उपनाम था उसका। ये अजातशत्रु लगभग 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दिया। अजातशत्रु की हत्या कौन कर दिया? उसके पुत्र उदयन ने कर दिया। अब देखिए उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना किया, पाटलिग्राम या पाटलिपुत्र का स्थापना किया। अब देखिए वहाँ पे आगे शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली कर दिया। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हस्तांतरित कर कहाँ कर दिया? वैशाली कर दिया। उसके बाद देखिए कालाशोक ने अपनी राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र ले आया, यानी कालाशोक ने जो उसके बाद आया वो पाटलिपुत्र से पुनः वैशाली स्थापित कर दिया राजधानी को। उसके बाद देखिए बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बिंबिसार जो था बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म था, बाद में बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, बाद में बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गया था। कौन? अजातशत्रु। उसके बाद देखिए शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? कालाशोक था। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? कालाशोक था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंदीवर्धन था। कौन था? नंदीवर्धन। उसके बाद देखिए नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद, नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।